हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन। और इसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर वाले यूनिट को। उसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग देखेंगे सिल्ली विंडो सिंड्रोम के बारे में। ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है जो कि अराइज होता है जब हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को चलाते हैं उसके दौरान। तो ये क्या होता है अभी हम इसको समझते हैं। तो सिल्ली विंडो सिंड्रोम हम लोग जो है इसको समझते हैं पहले पॉइंट को। A serious problem can arise in the sliding window operation when either the sending application program create data slowly or receiving application program consume data slowly। या फिर दोनों, या तो वो स्लो करिए जो है सेंड करे, या तो रिसीवर जो है कंज्यूम करे डाटा को स्लो, या तो दोनों मिलके जो है दोनों ऑपरेशन कंबाइन हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग सिल्ली विंडो सिंड्रोम का नाम देते हैं। Any of these situations result in sending data in very small segment, which reduce the efficiency of the operation। efficiency क्या करता है, reduce कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो if TCP send segment contain only 1 byte data, ये क्या करता है, only 1 byte data को combine जो है कंटेंट करके रखता है। it means 41 byte डाटाग्राम, जहाँ पे हमारे का रहेगा 20 बाइट का हेडर रहता ही है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और 20 बाइट का हमारा क्या रहता है, आईपी हेडर रहता ही है। तो डाटा ट्रांसफर ओनली 1 बाइट। जैसे हमको 41 बाइट का डाटा भेजना है, ठीक है, तो 20 बाइट को उसमें जो है आप ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच कर दीजिए, और 20 बाइट का जो है आईपी का हेडर अटैच कर दीजिए। तो 20 और 20 40 हो गया, और हमको भेजना था 41 बाइट का डाटा। तो इसमें डाटा कितना बचा, डाटा सिर्फ 1 बाइट बचा। तो 1 बाइट भेजने के लिए हमको जो है कितना ज़्यादा हेडर अटैच करना पड़ रहा है, तो वो जो है 20-20-40 बाइट का। तो एफिशिएंसी कितना ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो हेयर द ओवरहेड इज, ओवरहेड कितना है 41/1, मतलब हमको एक डाटा भेजना है और उस वहाँ पे जो है 41 ओवरहेड हो रहा है। विच इंडिकेट दैट वी आर यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क इन इफिशियंटली। जो कैपेसिटी है उसको हम लोग बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है इस पॉइंट से। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी इज इवन वर्स्ट आफ्टर अकाउंटिंग द डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल ओवरहेड। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिल्ली विंडो सिंड्रोम। क्लियर हुआ, सिंडो विंडो कहाँ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिल्ली विंडो सिंड्रोम सिंपल सा है, डाटा स्लो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरहेड वगैरह को ऐड कर दे रहे हैं, इसीलिए। अब यहाँ पे रीजन क्या है, तो यहाँ पे 3 हम आपको रीजन बता रहे हैं जहाँ पे हमारा सिल्ली विंडो सिंड्रोम जो होता है अकर होता है। ठीक है, उसका रीजन इसको कर लेते हैं पहले रंगीला रंगीला। ओके, चलिए समझते हैं रीजन फॉर सिल्ली विंडो सिंड्रोम। Whenever receiver announce that its receiving capacity is zero, it leads to silly window syndrome। जब रिसीवर कहेगा कि नहीं नहीं भाई अब हम नहीं लेंगे, हमारा क्या है कैपेसिटी जीरो हो गया, तो उस समय जो होता है सिल्ली विंडो सिंड्रोम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है whenever sender produce only 1 byte data at a time it lead to, मतलब सेंडर कह रहा है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, और जो रिसीवर कह रहा है कैपेसिटी नहीं है, और सेंडर जो है सिर्फ 1 बाइट डाटा ही भेज रहा है, वहाँ पर भी हमारा जो है गड़बड़ होने का चांस है। वेनेवर रिसीवर कंज्यूम ओनली 1 बाइट एट ए टाइम इट लीड टू, मतलब अब रिसीवर भी अगर 1 बाइट ही एक बार में ले रहा है तो वहाँ पर भी जो है गड़बड़ होगा। ये तो हमारे का था, ये हमारा सेंडर था, यहाँ पे हमारा रिसीवर है। ठीक है, तो ये 3 रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास सिल्ली विंडो सिंड्रोम आता है। तो सबसे पहले केस देखिएगा, यहाँ पे ये कहेगा, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं नहीं हमको जो है वो कैपेसिटी जो है हमारा वो जीरो हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा सिल्ली विंडो सिंड्रोम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 बाइट का ही डाटा सिर्फ भेजा, 1 बाइट यहाँ भेजा, 1 बाइट एक बाइट का भेज रहा है, तो वहाँ पर भी जो है गड़बड़ होगा। तो इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ना नोगल्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। बाकी आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि इसको यूज़ हम लोग करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए इसके ज़रिए। उसके बाद आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो था, जो कि हमारे पास रिसीवर जो है कंज्यूम कर रहा है सिर्फ 1 बाइट ही डाटा, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पर भी हमारा गड़बड़ होगा, वहाँ पर भी सिल्ली विंडो सिंड्रोम आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो होता है क्लार्क्स सॉल्यूशन होता है। ये जो साइंटिस्ट है ये इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, बस जानकारी के लिए, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। अभी यहाँ पे नोगल्स एल्गोरिथम का बारे में दिया गया है, उसके बाद क्लार्क्स एल्गोरिथम के बारे में दिया है, लेकिन आपको लोग ये पढ़ना है नहीं, तो इसलिए जो है आपको नोट्स में दे दे रहे हैं। आप पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग क्यों ही करें।
ठीक है, सिलेबस करने का टाइम तो है नहीं और फालतू का सिलेबस क्यों करें। ओके, समझ गए ना। ओके, चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। वैसे आपके नोट्स में रहेगा ये, आप मन हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लार्क सोल्यूशन ने जो है ना 2 सोल्यूशन दिया था। ये रहा इसका फर्स्ट सोल्यूशन कि इस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा इसका सेकंड सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन यहाँ पे ये दिए थे, दूसरा सोल्यूशन में ये जो है एक्नॉलेजमेंट को डिले करवा दिए थे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा जो है टीसीपी टाइमर मैनेजमेंट में। टीसीपी में कौन कौन सा टाइमर जो है चलता है, उसके बारे में अब हम लोग जो है थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पे। ठीक है, प्रकाश डालते हैं मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो है टोटल 5 टाइम का यहाँ पे हम जिक्र किया है। जैसे कि पहला है परसिस्टेंट टाइमर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट टाइमर, इसको भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और यूज़ करते ही हैं। फिर है टाइम वेट टाइमर, उसके बाद है कीप अलाइव टाइमर, उसके बाद है हमारे पास टाइम वेट टाइमर। एक है टाइम वेट टाइमर, एक है हमारे पास टाइम आउट टाइमर। ठीक है, तो सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीप अलाइव टाइमर का। अब ये टाइमर क्या है भाई, कीप अलाइव टाइमर, चलिए इसको समझते हैं। कीप अलाइव टाइमर क्या कहता है, इट इज यूज टू कीप ट्रैक द आइडियल कनेक्शन, सर्वर विल क्लोज द कनेक्शन इफ क्लाइंट डज नॉट सेंड एनी डाटा फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कोई डाटा नहीं जा रहा है तो फालतू का हम क्यों ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करके बैठे हैं। डाटा आ नहीं रहा है, हम वहाँ पे क्या किए हैं रिसोर्स को कि हाँ यहाँ पे इसका कनेक्शन भी जुकल जुड़ा हुआ है और वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, बट जो है वो कुछ टाइम बाद जो है कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कीप अलाइव टाइमर। ठीक है, कि अगर कोई डाटा नहीं जा रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, उसको जो है कीप अलाइव टाइमर के बाद जो है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, each time the server receive a packet from each time the server receive the packet from a client, it send जो है keep alive टाइम क्या करता है, सेंड करता है। if the server does not receive packet from the client and keep alive timer expire, it send a probe segment. If there is no response after 10 probe, it consume that client down and terminate connection. 10 बार क्या करेगा, भेज देगा प्रोब सेगमेंट 1 2 3 5, और उसके बाद क्या करेगा 10 के बाद देख लेगा कि हाँ वो अब नहीं है तो उसको जो है ख़त्म कर देगा, उसको जो है वो ख़त्म कर देगा। समझ में आया भाई। थोड़ा सा छुटकू करते हैं, इसको जो है ना इधर ले आते हैं। ओके, 10 टाइम के बाद उसको ख़त्म कर देगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कीप अलाइव टाइम। उसके बाद अगला हमारे पास जो टाइम है वो है एक्नॉलेजमेंट टाइम। अब ये क्या टाइम है चलिए समझते हैं। इसको भी पहले रंगीला रंगीला कर लें, चलिए कर लेते हैं रंगीला रंगीला। ओके, whenever receiver receives a segment, it will start a timer called acknowledgement timer. Whenever acknowledgement timer goes off, receiver send one acknowledgement for the segment receiver timer. This is known as accumulator acknowledgement। हमने जो है एक्नॉलेज को पढ़ा थे 2 टाइप का, उसमें से ये जो है एक्नॉल जो है कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का हमने यहाँ पे किया है। अगला हमारे पास है टाइम वेट टाइमर, जो कि हमारे पास होता है 2 MSL के बराबर। इसके बारे में भी हम लोग जिक्र किए थे। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। टाइम वेट टाइमर, द टाइम वेट टाइमर 2 MSL is used during connection termination. The maximum segment lifetime MSL is amount of time any segment can exist in the network before discard. The implementation need to choose value MSL। commonly हम लोग जो यूज़ करते हैं ये 0, हम 30 सेकंड का कर सकते हैं, 1 मिनट का कर सकते हैं और 2 मिनट का कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीक़ा से यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने यूज़ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं ना, ये जो लाइट कट गया है इसको हम लोग फेस को जो है डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अगला हमारे पास जो है टाइम आउट टाइमर, उसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। टाइम आउट टाइमर समझ रहे हैं ना, कि टाइम आउट टाइमर हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको फिर से वहाँ पे
रीसेंड वगैरह कर देगा। चलिए जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास डाटा लिंक लेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या है TTT जो कि होता है TD+2 यहाँ पे इंटू PD ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले। अगर मान लेते हैं TD 0 हो गया तो वो जो है हमारे पास PD के 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वहाँ पे और वही बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे टाइम आउट टाइमर क्या होता है उसको देखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है यहाँ पे ये सोर्स है हमारे पास और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ता जो है बहुत सारा रास्ता यहाँ पे फॉलो हो सकता है। ठीक है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, ट्रैफिक इंक्रीज देन इंक्रीज द टाइम आउट टाइमर। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कर रहे थे, इधर गया यह, तो यहाँ पे हमारा तो इधर चला गया, लेकिन अगर मान लेते हैं ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, एक से ज़्यादा राउटर बीच में आ गया तो क्या होगा, तो वहाँ पे हमको टाइम आउट टाइमर तो और बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे चाहिए 30 सेकंड का टाइम आउट टाइमर, वहाँ पे हम दे रहे हैं 5 सेकंड का, तब तो वो हमेशा फेल हो जाएगा। तो इसलिए सोल्यूशन यही है कि अगर जो है ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हमको टाइम आउट टाइमर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों एग्जाम्पल में। If timeout timer is very large, then lost packet will be retransmitted late for after एक ना सेकेंड। तो ज़्यादा बड़का भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटका भी नहीं होना चाहिए। इफ़ टाइम आउट टाइमर इज़ वेरी स्मॉल देन अननेसेसरी पैकेट विल बी रिट्रांसमिट। अगर छोटा होगा तो बार बार उसी चीज़ को भेजते रहेगा, क्योंकि उस टाइम इंटरवल में तो पहुँचेगा नहीं, और अगर बहुत बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा देर वो पहुँचेगा बाद। इसलिए जो है उसको नहीं ज़्यादा छोटा रखना है और नहीं ज़्यादा बड़ा रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद बेसिक बेसिक कुछ एल्गोरिदम होता है, ये एल्गोरिदम भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं, या इसे आपको ये यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा। एडवांस एल्गोरिदम, ये सारी एल्गोरिदम आपको मिल जाएगा। हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आगे। उसके बाद कुछ गड़बड़ आ गया तो वहाँ पे जो है कनाक्स मॉडिफिकेशन हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे पास टाइमर के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया गाइस? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, छोटा छोटा सा चीज़ है। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अब कंजेशन कंट्रोल पे, उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग जो है यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंजेशन कंट्रोल इन TCP। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।